नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया है 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से जनता बेहाल, बुधवार तक और भारी बारिश का अनुमान। मुख्यमंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार को बताया कसूरवार। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी लगी। दिल्ली एनसीआर समेत 6 राज्यों में छापे। सिसोदिया ने लगाया केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप। 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने के मिशन पर नीतीश। दिल्ली दौरे पर राहुल, कुमार स्वामी, सीताराम येचुरी के बाद केजरीवाल से भी मिले। ओम प्रकाश चौटाला से भी की चर्चा। कोरोना के खिलाफ एक और वैक्सीन। ड्रग कंट्रोलर ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए दिया मंजूरी। बाजार में आज रहा सुस्ती का माहौल। उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स निफ्टी लगभग कल के स्तर पर बंद, लेकिन स्मॉल कैप शेयर में रही अच्छी खरीदारी। अब आईआरसीटीसी पर फटाफट बुक होंगी टिकट। पेमेंट में देरी, धीमी रफ्तार से मिलेगा छुटकारा। त्योहारों के आसपास सॉफ्टवेयर होगा अपडेट। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की मुलाकात। आईटी, न्यूक्लियर पावर और स्पेस में सहयोग पर हुई बात। 7 और एमओयूज पर हस्ताक्षर। एशिया कप में श्रीलंका फतेह के इरादे से लड़ेगी टीम इंडिया। शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। इधर सुरेश रैना ने लिया क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की आईटी सिटी और सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु से, जहां शहर अब पानी पानी हो गया है। भारी बारिश और झीलों को ओवरफ्लो होने के चलते घर हो या दफ्तर, सब जगह पानी घुस आया है। पूरे शहर में जगह जगह जल जमाव हो गया है। घर हो या फिर दफ्तर, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। बेसमेंट से पानी निकालने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो निचले इलाकों में सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। सड़कें एकदम से दरिया जैसी हो गई हैं। वहीं बारिश से कई इलाकों में ट्रैफिक और आवाजाही चरमरा गई है। गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में बारिश का ऐसा दौर अभी 9 सितंबर तक जारी रह सकता है। इस बार बारिश ने यहां 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का हाल फिलहाल सिलिकॉन वैली का हुआ है। बारिश हालांकि आज थमी हुई है, लेकिन अभी वहां पर घरों में पानी घुसा हुआ है। अकेडमी के को फाउंडर और सीईओ गौरव मुंजाल के माराथली इलाके वाले घर में पानी इतना भर गया कि वहां से उनको अपने परिवार को रेस्क्यू करना पड़ा। उन्होंने अपने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर किया, जिसमें ट्रैक्टर से रेस्क्यू किया गया। इस बारे में जानने के लिए उन्होंने बताया कि इन तस्वीरों में उनका डॉगी भी दिख रहा है। तो वहीं बेंगलुरु में भारी बारिश और पानी भरने से सुबह ऑफिस जाने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। बेसमेंट से निकलना सबसे ज्यादा परेशानी वाला उनके लिए रहा। कारें डूबी हुई थी और चारों तरफ पानी ही पानी था। हर जगह पानी का सैलाब नजर आ रहा था। वहीं शहर के कुछ इलाकों में दफ्तर जाने के लिए लोगों ने ट्रैक्टर का सहारा लिया। एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि ऑफिस पहुंचने के लिए आईटी कंपनी के कर्मचारियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लिया। हालांकि बारिश की वजह से कई बड़ी कंपनियों ने पहले ही वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया था, लेकिन बावजूद इसके जो लोग वहां ऑफिस पहुंचे, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लिया। और बारिश और सड़क पर पानी भरने से एक लड़की स्कूटर से गिर गई, फिर उसकी मौत हो गई। वो स्कूटर से घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते पर पानी होने के चलते स्कूटर से वो गिर गई। लड़की ने सहारे के लिए पास के बिजली के खंभे को पकड़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन बिजली का झटका उसे ऐसा लगा कि वो दोबारा उठ नहीं पाई और नीचे गिर गई। तुरंत अस्पताल उसे ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी जान नहीं बच पाई। तो वहीं जोरदार बारिश ने बेंगलुरु को पानी पानी कर दिया है। बारिश की वजह से बेंगलुरु शहर में सैलाब आ गया है। लोग घरों में अपने घर को छोड़कर अब दूसरे घरों में वो शिफ्ट होने को मजबूर हो गए हैं। कैसा है बारिश के पानी में डूबे बेंगलुरु का हाल, ये बता रही है हमारी संवाददाता ऋतु। आप भी देखिए।
कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है और आईटी सिटी बेंगलुरु जो है पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको मारताहल्ली से लेके आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पूरा रोड है वो समुद्र के तौर पे दिखाई दे रहा है। पूरे घरों में जो है पानी घुस चुके हैं। यहाँ पे जितने भी ग्राउंड फ्लोर है वो सब खाली कर दिए गए हैं। वो सब अपने दूसरी घरों में जो है शिफ्ट हो गए हैं, या तो नेबरिंग घरों में गए हैं या फिर होटल में जाने की कोशिश की है। वहाँ पर उन्होंने अपने लिए शेल्टर पाया है। पर ये तस्वीरों में देखिए आप गाड़ी, यहाँ पे जो गाड़ियाँ वगैरह जो खड़ी है वो भी जो है पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जितने भी घर है उस सब में जो है लोग अभी फिलहाल के लिए बहुत सारे लोग यहाँ से दूसरी जगह के लिए निकल चुके हैं और बाकी कुछ लोग जो है अभी भी अपने फर्स्ट या सेकेंड फ्लोर में इस तरीके से फंसे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं थी, मगर आज जो है जब सीएम बसवराज बोम्मई ने रात को एक अचानक से मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग के बाद जो है सिविक बॉडी यहाँ की जो कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका जो है अब यहाँ पर ग्राउंड पे दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो है लोगों को ट्रैक्टर के जरिए खाने पीने की व्यवस्था दी गई है। कुछ लोग जो बाहर निकलना चाहते हैं यहाँ से उनको भी इस जगह से बाहर निकाला जा रहा है। मगर वही बात करें यहाँ पर किस तरीके की हालत है, तो यहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है लोगों के लिए। पिछले 2 दिन से उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है यहाँ पर, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स जो है वो अभी भी बहुत सारे घरों में फंसे हुए और इस तरीके से पानी में वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो अभी बीबीएमपी के जो यहाँ पर जो ऑफिसर्स जो भी काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स है, उनकी सहायता लेकर वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सीएम बसवराज बोम्मई ने जो है बीती रात को एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उन्होंने बताया है कि 600 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा पूरे कर्नाटक स्टेट में जितना भी नुकसान हुआ है भारी बारिश के चलते, और आईटी सिटी सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु के लिए जो है 300 करोड़ का कॉम्पनसेशन रहेगा और 1500 करोड़ का जो है भी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी यहाँ पर खराब हुआ है भारी बारिश के चलते उसका वापस रीडेवलपमेंट के लिए 1500 करोड़ जो है दिया जाएगा। मगर सीएम बसवराज बोम्मई ने अभी ये भी बताया है कि यहाँ पर जितनी भी सिविक बॉडीज़ है उन सबको 24/7 काम करने के लिए जो है उन्होंने ये डायरेक्शन दिया है और कहा है कि जब कभी उनको कॉल आएगा तो उनको तुरंत जो है ग्राउंड पर पहुंचना होगा और लोगों की सहायता करनी होगी। मगर बेंगलुरु सिटी जो है अभी पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है और आप देख सकते हैं लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी ढंग से नहीं की गई है कि यहाँ पर लोग जो है कुछ अपने जितना हो सकता है उतने अपनी सहायता के अपनी आप की सहायता करने की वो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पाए, ऑफिस के लोग जो है ऑफिस नहीं जा पाए, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मगर इंटरनेट की भी समस्या है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है यहाँ पर और पीने की पानी की व्यवस्था भी नहीं है। तो इसी तरीके से आप पूरे कर्नाटक में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लीजिए या फिर किसी भी इलाके का नाम लीजिए, अभी फिलहाल वक्त भारी बारिश के कारण पूरी तरीके से डूबा हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, तो कुछ इस तरीके का हाल फिलहाल बेंगलुरु का हो रखा है। और इस बीच कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उन्होंने बारिश से हुए राज्य को नुकसान की भरपाई के लिए 600 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से देने का ऐलान किया है। बेंगलुरु शहर को इसमें से 300 करोड़ रुपए अकेले दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि झीलों में पानी ओवरफ्लो हो रहा है, इस वजह से परेशानी और बढ़ी है। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर इसको लेकर निशाना भी साधा। Our officers, our engineers, our workers, our SDRF team is working 24/7. We have cleared a lot of encroachments and we are going to continue to clear them. Wherever there is an issue, they will rush within few hours. And we have started dewatering in most of the places. I think 1 or 2 places there is a problem. Otherwise, all the areas have also been dewatered. This is done because of maladministration and totally unplanned administration of the previous government, Congress government. और बेंगलुरु के बाद अब बात दिल्ली की करेंगे। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने आज दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 30 ठिकानों पर रेड डाली। ईडी ने हैदराबाद में रॉबिन डिस्टिलरीज से जुड़े निर्देशकों और व्यक्तियों के ठिकानों पर छापा मारा। इधर शराब सिंडिकेट से जुड़े मनोज राय की तलाश में ईडी लखनऊ के ओमेक्स हाइट्स अपार्टमेंट पहुंची। सूत्रों के मुताबिक एफआईआर में दर्ज आरोपी विनय नायर, मनोज राय, अमरदीप ढल, समीर महेंद्रू आबकारी नीति को लागू कराने और गड़बड़ियों में शामिल थे।
जबकि अमित अरोड़ा, दिनेश और अर्जुन पांडे सिसोदिया के करीबी थे। ईडी की रेड पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई की रेड की तरह ईडी की रेड में भी कुछ नहीं निकलेगा। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी गारंटी है। सीबीआई के लिए भी मेरी क्या तैयारी है? मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे उनको वहां से। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी के एक्शन को सही ठहरा रही है। जो आज पूरे देश के अंदर जिस तरह कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, कोई भी कार्रवाई उसका समर्थन है। और साथ ही साथ इसमें किसी भी ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति ने अगर ये भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आप नेता आतिशी, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और जैस्मीन शाह को उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने और अपमानजनक नारे लगाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि एलजी की छवि खराब करने के लिए फर्जी खबरें चलवाई गई और इसके साथ ही इसका प्रचार भी किया गया। उन्होंने आप नेताओं से इस पर अगले 48 घंटे में जवाब देने को कहा था। अब इस नोटिस के जवाब में आम आदमी पार्टी की ओर से भी बयान जारी किया गया। आपका कहना है कि अगर एलजी ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर वो सीबीआई के छापे और जांच से इतना डरते क्यों हैं? वो स्वतंत्र जांच के लिए खुद को पेश क्यों नहीं करते? उन्हें लोगों को धमकाना बंद कर देना चाहिए। दिल्ली में शराब नीति में कथित घोटाले पर आप और बीजेपी के बीच घमासान और तेज होता जा रहा है। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की। शेख हसीना और प्रधानमंत्री के बीच आज हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल की चर्चा हुई और 7 MOUs पर हस्ताक्षर भी हुए। दोनों नेताओं के बीच आपसी रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। साझा चुनौतियों और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर भी बात हुई। भारत ने IT, स्पेस, न्यूक्लियर और पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भरोसा दिया। भारत बांग्लादेश के बीच 54 नदियां बहती हैं। इस संसाधन के बेहतर उपयोग और फ्लड मैनेजमेंट के भारत ने मदद का इसमें भरोसा बांग्लादेश को दिलाया है। साथ ही कुशियारिया नदी के जल की साझेदारी पर भी समझौता किया गया। दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। शेख हसीना ने आजादी के अमृत महोत्सव के लिए भारत को बधाई दी और मोदी के विजनरी नेतृत्व की सराहना की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश इस क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर और क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमारे घनिष्ठ सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों में भी निरंतर वृद्धि हुई है। आज प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और मैंने सभी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। हम दोनों का मानना है कि कोविड महामारी और हाल के वैश्विक घटनाक्रम से सीख लेकर हमें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत बनाना होगा। और अब बात नीतीश कुमार की करेंगे, जिनका विपक्षी एकता के लिए दिल्ली का अभियान आज भी जारी रहा। आज उन्होंने लेफ्ट के 2 नेताओं सीताराम येचुरी और डी राजा से मुलाकात की। येचुरी से मिलने के लिए नीतीश कुमार CPM के दफ्तर में गए। इस मुलाकात के बाद सीताराम येचुरी ने कहा कि नीतीश कुमार का फिर से पार्टी के दफ्तर तक आना पॉजिटिव साइन है। देश और संविधान की रक्षा के लिए विपक्ष की पार्टियों को एक साथ आना ही चाहिए। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि वो किसी तरीके की दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर लेफ्ट पार्टियों, रीजनल पार्टियां और कांग्रेस को एक साथ लाया जा सका तो यह बड़ी बात होगी। नीतीश कुमार ने CPI के लीडर डी राजा से भी मुलाकात की। डी राजा ने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार में बीजेपी से अलग हुए और सेकुलर फोर्सेस के साथ जुड़े हैं, इसका देश की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा।
नीतीश कुमार ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। मुलाकात के वक्त मनीष सिसोदिया और जेडीयू नेता संजय झा भी उनके साथ मौजूद थे। आज ही नीतीश कुमार INLD सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से भी मिले। बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद अब नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। कल वो राहुल गांधी से भी मिले थे। और अब हम आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। नीतीश कुमार की आज की 3 तस्वीरें, जिसमें हाई प्रोफाइल मुलाकातें कैसे उन्होंने की, वो आप इसको देखकर समझ सकते हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार और साथ ही सीताराम येचुरी और डी राजा से मिलते हुए, दूसरी तरफ केजरीवाल से मिलते हुए और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला से भी मिलते हुए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट करने, एक छत के नीचे लाकर 2024 की तैयारी करते हुए नीतीश कुमार बिहार से सीधे दिल्ली पहुंचकर ये पूरा का पूरा काम करते हुए दिख रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप उनकी रणनीति को बखूबी समझ सकते हैं। और अब बात करेंगे मार्केट की। शुरुआती तेजी के बाद बाजार में काफी उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स 49 पॉइंट गिरकर आज 59,197 पर और निफ्टी 10 पॉइंट गिरकर 17,656 पर बंद हुआ। तो वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। एनर्जी, मेटल, इंफ्रा शेयरों में खरीदारी रही। और FMCG की अगर बात करें तो FMCG, IT, ऑटो शेयर में आज थोड़ा दबाव दिखा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात करेंगे लिज ट्रस की। वो इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की लिज ट्रस को क्वीन एलिजाबेथ ने PM अपॉइंट कर दिया। इसी के साथ क्वीन एलिजाबेथ ने अपने कार्यकाल में 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर लिज को नियुक्त किया। क्वीन की नियुक्ति के साथ ही लिज ट्रस के PM बनने तक की सारी औपचारिकताएं जो थी वो पूरी हो गई। तो वहीं लिज के कैबिनेट की ड्रीम टीम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। माना यह जा रहा है कि लिज जल्द ही अपने नए मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देंगी, जिसमें उम्मीद ये जताई जा रही है कि बोरिस जॉनसन के करीबियों को जगह नहीं दी जाएगी। तो वही ऋषि सुनक इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं, यह अभी तक साफ नहीं हो सका है। और भले ही ब्रिटेन के पुराने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की छुट्टी हो गई हो और लिज ट्रस नई प्रधानमंत्री बन गई हो, लेकिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहने वाली एक कैट जिसका नाम लैरी है, वो पहले की तरह वहां बनी रहेगी। ब्राउन और व्हाइट कलर में ये कैट लैरी को 10 डाउन स्ट्रीट में चीफ माउजर के तौर पर ये रहती है। ये कैट की आधिकारिक उपाधि है दरअसल वहां पर। लिज ट्रस की नियुक्ति के वक्त वो बाहर ही टहल रही थी, यानी कि लैरी। लोगों को जब ये दिखी तो लोगों का ध्यान भी उसकी तरफ गया और इस दौरान कई कैमरे ने उसे कैप्चर किया। उसकी चहलकदमी तस्वीरों में कैद हो गई। और जल्द ही पैकेज्ड फूड पर आपको हेल्थ स्टार रेटिंग देखने को मिलेगी। अभी तक स्टार रेटिंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर होती थी, लेकिन अब ये फूड पैकेट्स पे भी होगी। इस खबर पे ज्यादा डिटेल लेते हैं रोहन से। रोहन, कैसे दी जाएगी ये स्टार रेटिंग? अब फूड हेल्थ स्टार रेटिंग किस तरीके से होगी पैकेट्स के ऊपर? जी, फूड रेगुलेटर FSSAI ने खाने पीने की चीज़ों पर हेल्थ स्टार रेटिंग को लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया है। हेल्थ स्टार रेटिंग दरअसल एक सिस्टम है जिसमें कि खाने पीने के जो सामान है उनके पैकेट्स पर एक तरह की स्टार रेटिंग दी जाएगी, जिसके आधार पे जो कंज्यूमर है वो चुनाव कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ उन्हें खरीदनी है या कौन सी चीज़ उन्हें नहीं खरीदनी है। हालांकि इसका काफ़ी विरोध भी हो रहा है, क्योंकि जो फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग के नियम बना रहे हैं उसमें कई जो NGO हैं या कई सिविल सोसाइटी ग्रुप हैं, उनका ये कहना है कि कई बार ये रेटिंग मिसलीडिंग हो सकती है। मसलन अगर किसी फूड प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोटीन या ज़्यादा फाइबर की वजह से अच्छी रेटिंग दे दी जाती है, लेकिन उस चीज़ में अगर मान लीजिए ज़्यादा शुगर या कैलोरी जैसी चीज़ें हैं वो नुकसान पहुंचा सकती है सेहत को, और उसको लेकर कहीं ना कहीं ये जो रेटिंग है उसमें उसको लेकर ज़्यादा बात नहीं कही जाती है। तो इसको लेकर कई NGO और सिविल सोसाइटी ग्रुप जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन FSSAI का कहना है कि वो एक बहुत ही मजबूत एल्गोरिदम बना रही है, एक इंडियन न्यूट्रिशनल रेटिंग जो है उसकी तैयारी कर रही है, और उसके आधार पे ये सारी जो है रेटिंग है वो तय की जाएगी और उसमें सभी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में बांटा जाएगा। तो यहाँ पर रोकना पड़ेगा। दरअसल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब पीछे वाली सीट पर बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। जी हाँ, परिवहन मंत्री का ये बड़ा बयान, और इस बयान के पीछे आप समझ सकते हैं जो एक्सीडेंट अभी हुआ है सारिस मिस्त्री का, और जो वीडियो सामने आया उसमें साफ तौर पर दिखा कि कैसे पीछे की सीट पर वो बैठे थे और आगे उन्हें
चोट लगी, हेड इंजरी हुई, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा था। और उसके बाद ये एक लंबी चर्चा चल रही थी। कई लोगों ने साइरस मिस्त्री के लिए जब ट्वीट भी किया तो उसमें भी इस बात को कहा था और कई चिंताएं इसको लेकर जाहिर की गई। हालांकि फॉरेन में ये पहले से होता आ रहा है, वहां पर सीट बेल्ट पीछे की सीट पर भी लगाना अनिवार्य है, लेकिन हमारे देश में अब तक ऐसा नहीं था और इसीलिए लोग थोड़ी सी लापरवाही इसको लेकर बरतते थे। लेकिन अब परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ये बड़ा बयान और उन्होंने इसको साफ किया है कि अब पीछे की सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो सीट बेल्ट लगाएं। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि नया रूल रेगुलेशंस भी ये आएगा उनके बयान के बाद और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो चालान का एक प्रोसेस है, जब आगे की सीट पर आप बैठते हैं और आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो उसकी वजह से आपको चालान भी भरना पड़ सकता है। अब पीछे की सीट पर भी आप बैठेंगे और सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आपके साथ ये हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा बयान है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का। बहुत अच्छी तरीके से वो नजर रखते हैं तमाम इन सिस्टम्स पे और खास करके भारत के रोडों को लेकर जिस तरीके की वो बातें और विजन उनका है कि यूके की तरह, माफ कीजिएगा, यूएस की तरह भारत के रोड्स को बनाना है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। सेफ्टी को कंसीडर करते हुए उन्होंने पिछली दफा ये कहा था कि गाड़ियों में एयरबैग होना बहुत जरूरी है। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान पर अपने थोड़ा सा पलटे थे, वो थोड़ा सा पीछे गए थे। लेकिन अब एक बड़ा बयान कि 3 दिन में सीट बेल्ट पर आदेश जारी होगा और ये देखना होगा कि क्या कुछ आदेश में होता है। लेकिन फिलहाल ये बड़ा बयान है कि पीछे अगर आप बैठते हैं तो भी आपको सीट बेल्ट लगाना बेहद अनिवार्य है और ये कहीं ना कहीं सबक लिया गया है, एक तरीके से हम कहेंगे एक बड़े लॉस से। और अब आगे बढ़ेंगे और अब बात कोरोना की करेंगे, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन बिना सुई चुभाए अब नेजल स्प्रे के जरिए ली जा सकेगी। कोरोना की नेजल वैक्सीन को आज ड्रग कंट्रोलर DGCI ने मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन को फिलहाल इमरजेंसी यूज ऑथेंटिकेशन दी गई है। नाक से दी जाने वाली भारत की ये पहली वैक्सीन होगी। ये वैक्सीन 18 साल से ऊपर के लोगों को दी जा सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। अभी इसकी कीमत की जानकारी नहीं दी गई।